वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है आदिल साहब के साथ, जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान केबल्स के और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एचआर के हवाले से। इनसे हम पूछते हैं अभी कि सर बहुत ज़बरदस्त हमने बातें की, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हायर करना है। बड़ी ज़बरदस्त आपने इन डेप्थ फिलॉसफी बताई कि मैं किस तरह से सवाल करता हूँ, क्या चीज़ें जज करता हूँ। एंड अच्छा रिक्रूटर हर चीज़ को लिखने के बाद वापस वो सवाल पूछता है और इंटेग्रिटी चेक करता है कि कैसे पूछ सकता है। ये इस तरह का आपने डायलॉग। सर कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग आपके टेबल पे वापस आके आपसे काउंटर करते हैं। वो कहते हैं सर वो मुझे 25 रुपए ज्यादा दे रहा है, क्या आपके पास ऑफर है? आपके साथ निगोशिएट करने आता है। हम क्यों रोकते हैं 50 रुपए देकर, 26 रुपए देकर? क्या ये सही है, या ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को सिर्फ ये 26 रुपए देंगे जो 25 की ऑफर लेकर आए हैं, या टैलेंट देकर देंगे, परफॉर्मेंस देकर देंगे? व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड इट? हाउ डू यू हैंडल these cases within the organization or overall in your career? देखिए, कैंडिडेट या एम्प्लॉय दो जगह पे ज़्यादा अच्छा पहचाना जाता है। जब उसको ऑफ़र हम कर देते हैं, जब हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर द इंटरव्यू और ऑफ़र फेज पे होता है, तो जब वो सैलरी पे नेगोशिएट कर रहा है, जिसका राइट है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उस पर बंदे का खुल के पता चल जाता है। और दूसरे जब वो छोड़ के जा रहा होता है, ठीक है, उसके प्रोफेशनल्स। लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? लोग इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि जैसे आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात की या कल्चर की बात की, जिसमें लोग कॉम्पनसेशन से खुश नहीं होते, कल्चर से खुश नहीं होते, अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म पे खुश नहीं होते। सो आपको सेल्फ असेसमेंट भी तो आनी चाहिए आपको, राइट? ऑर्गेनाइजेशन की, अगर ऑर्गेनाइजेशन वाकई ये प्रॉब्लम है और ये 6-7 प्रॉब्लम है। अब मैं होलिस्टिक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर ये गैप्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो वो अगर जा रहा है तो आप उसको पैसे दे के रोक के टेम्परी फेज पे एक बैटल विन ज़रूर कर लेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस तो कर लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, जिसने आपको मुसीबत में डाल के निगोशिएट करके रुक गया वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेके या वो परसेंटेज सैलरी लेके। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए कि आप उसको बिटवीन द ईयर पैसे दे के रुकें। लेकिन साथ साथ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में ये रिवॉर्ड्स फिलॉसफी भी होनी चाहिए, जहाँ पर जब भी ऑर्गेनाइजेशन में रीऑर्ग्स हों और पोजीशन डाउनग्रेड या एलिवेट हों, उसके साथ साथ उन डब्बों के ऊपर जो बंदा पोजीशन होल्डर होता है वो भी साथ साथ प्रमोट करे, अगर वो उस लायक है। सो मेरी पोजीशन एलिवेट होगी, दैट मीन्स आई नीड टू बी एलिवेटेड इफ आई एम कॉम्पिटेंट इनफ। तो जब ये आपके प्रॉपर लोगों की टैलेंट मैनेजमेंट बनी होगी, तो ये वाला एट्रिशन जो है ना, ये कम हो जाएगा। राइट। हाँ, दूसरा एट्रिशन ज़रूर होगा। हो सकता है कि ओके, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, करियर ग्रोथ नज़र आ रही है, पैसे अच्छे हैं, ये 3-4 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ ठीक है। सो अगेन एट्रिशन इज आल्सो अ हेल्दी साइन एट टाइम्स होना चाहिए। सो क्या होता है कि जो नीचे के आपने सक्सेशन प्लानिंग अपनी जब तक बिल्ड नहीं की होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल होते रहते होगे कैंडिडेट से। ऑन द अदर हैंड, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एम्प्लॉयर हैज़ ऑल्सो राइट। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपये सैलरी एक्स्ट्रा कहीं से मिल रही हो, वो छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ये राइट है कि मुझे फारिग करके 10,000 कम में पैसे में ले आए बंदा। हो सकता, राइट, बिकॉज आई एम गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ माय एम्प्लॉयमेंट। आई एम नॉट गवर्न्ड बाय द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन लाइक अ वर्कर, अ टिपिकल वर्कर। सो हमें और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को समझना चाहिए कि ये एक जो बॉन्डिंग है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ये सर्टेन ट्रस्ट और सर्टेन परफॉर्मेंस पैरामीटर और KPIs पे बेस्ड वर्क करती है। बिल्कुल ऐसा ही। आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये राइट है कि वो उसको करियर पाथ दिखाए, और मेरा भी है कि मैं अपना करियर इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो कहीं और भी बना लूँ। एब्सोल्युटली यस, ऐसा ये बेसिक राइट है एक एम्प्लॉय का, अगर वो करियर बेहतर समझ सकते हैं जाना। तो देखिए, इसके हर केस डिफरेंट है रजीत। इसमें कोई हाँ या ना या कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो छोड़ के क्यों जा रहा है, तो मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बिजनेस कंटिन्यूटी पर। यस, एब्सोल्युटली यस। सर हाउ डू यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस? क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा वाहिद टूल है लोगों की परफॉर्मेंस मैनेज करने को या इवैल्यूएट करने को?
एक स्कूल ऑफ थॉट है, बड़ा एक ऑथर है और एक बड़े साहब है जो पाकिस्तानी मार्केट में बड़ा अच्छा कोर्स पढ़ाते हैं। उनसे जब मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की, वो कहते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बायस्ड टूल, जिसमें हम ये बताते हैं कि 5% तुम घोड़े हो कंपनी के। ये मैं वर्ड यूज करूंगा, एज इट इज कोट करूंगा कि 95% गधे हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको आपने वो वाले रिवॉर्ड्स नहीं दिए या वो वाली अप्रिसिएशन नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं। सो अ परफॉर्मेंस अप्रेजल 5% हैप्पीनेस 95% अनहैप्पीनेस टूल है। क्या आप इससे अग्री करते हैं, इस थॉट से, या आपका कोई इसमें कोई व्यू पॉइंट है? और इवैल्यूएशन करते हैं तो आप कैसे करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। नॉट एट ऑल, आई डोंट एग्री विद दिस। देखें, परफॉर्मेंस, मैं आपकी वीडियो उनको भेज दूंगा ये वाली। आप 2 सफिशिएंट वीडियो भेजे एंड आई वुड लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द पर्सन एंड आई रिस्पेक्ट हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बट देखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टूल दैट यू आर यूजिंग, हाउ ट्रांसपेरेंट यू आर। Yeah. ठीक है, आपने उस पूरे प्रोसेस को क्या एक कागज़ में लेके चलना है या एक सिस्टम पे लेके चलना है? दुनिया में वर्ल्ड रिनाउंड सिस्टम बने हुए हैं, करियर कन्वर्सेशंस होती हैं, परफॉर्मेंस कन्वर्सेशंस होती हैं। 10-20% लोग जो कॉम्पनसेट या परफॉर्मेंस में उस तरीके से वैल्यूएट नहीं किए जाते, तो वो अनफॉर्चुनेटली एक बेल कर्व सिस्टम के तहत वो नीचे आते हैं। ये राइट, इसमें कोई बुरी बात ही दुनिया में होती बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैं फिर अगेन आई कीप ऑन गिविंग एग्जांपल ऑफ द ट्रूप्स। राइट, आई कीप ऑन गिविंग एग्जांपल ऑफ एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो वो 5 बराबर तरीके से कॉम्पनसेट नहीं हो रहे होंगे, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेब खर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परहैप्स, लव एंड केयर भी, और लव एंड केयर भी प्लस माइनस होती रहेगी उसमें। सो चले, मैंने मान लिया 5 के 5 अच्छे हैं, राइट, और मैंने उसको 1 2 3 4 5 करना है, कर दिया, तो मुझे किसी ना किसी 0.001% एक्स्ट्रा होगा, उसमें 1 2 3 4 5 करना है मैंने। ऐसा ही। अब 1 2 3 4 5 तो बन गया सिस्टम मेरा, 5 अच्छे हैं, क्या करूँ मैं? अच्छा, अगर 5 अच्छे तो कंपनी उस हिसाब से 5 के साथ ग्रो क्यों नहीं? अगर मैंने इन 5 को, चलो बच्चों से हटाते हैं, 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, 100 में से मैंने 91 को कैटेगरी ए में डाल दिया, 90 को, और 5 को मैंने कैटेगरी बी में डाल दिया, और 5 को कैटेगरी सी में डाल दिया, तो जो 90 लोग हैं वो कल मेरे सर पे खड़े होंगे कि यार मुझे भी आगे एलिवेट करो, मैं भी हाई पोटेंशियल हूँ। लेकिन किसी को भी एवेल्युएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में खाली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये उसको रिवॉर्ड करने के लिए खाली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के अगेंस्ट भी रिवॉर्ड होता है। यस, उसमें अप्रिसिएशन ज़बानी भी रिवॉर्ड है। यस, उसमें कैश रिवॉर्ड भी रिवॉर्ड हैं। यस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एनुअल है, फिर बोनसेस हैं, फिर इंक्रीमेंट्स हैं, राइट। तो you can construct various reward and recognition framework in an organization to appreciate an individual, ताकि जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कोई प्लस माइनस भी हो जाए साल के साल, तो आपने वक्तन फवक्तन उसको जगह जगह प्रोजेक्ट्स पे उसको रिवॉर्ड करते हुए आ रहे हों। यस, राइट, एब्सोल्युटली यस। सो अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। आई बेसिकली हु इज बिहाइंड द गन, राइट, ये तोप चला कौन रहा है, चला उसकी इंटेग्रिटी क्या है, उसको गाइडेंस क्या मिली हुई है। एब्सोल्युटली। आपने सुना होगा एक मर्तबा इसी स्टोरी के बेसिस पे, वो थोड़ा सा नेगेटिव इस पे, एक मर्तबा क्या होता है कि लाल चींटियाँ काली चींटियों की डब्बी में मिला देते हैं, थोड़ी चीनी भी डालते हैं, तो देखते हैं इसमें कोई हलचल नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, एक बाहर से बंदा आता है, थोड़ा सा उसको चेक कर देता है, और चींटियों को लगता है कि कोई मसला हुआ है, वो आपस में लड़ झगड़ना शुरू कर जाती है। लड़ने झगड़ने में चूंटियाँ दोनों हिसाब से कुछ ज़्यादा मर जाती हैं, कुछ कम मर जाती हैं। इन दी एंड काली चूंटियाँ जीत जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि इन चोटियों में दुश्मन कौन था? चीनी डालने वाला, या चोटियां एक दूसरे की दुश्मन थी, या बॉक्स हिलाने वाला? व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस बॉक्स स्टोरी? ये तो देखिए, एक तो चूंटियाँ खुद भी जो थी वो इतनी बाशऊर नहीं थी कि यार लड़ने से पहले जो है वो देख लें कि किस बेसिस पे लड़ रही हैं। क्या उनको चीनी पे लड़ना था, या उसमें अपनी चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई थी? डेफिनेटली जिसने हिलाया उसने मस्ती तो की, उसने मस्ती की। तो आप हमें इसी जिसने हिलाया असल में गेम उसने किया है, वही किया होगा गेम। लेकिन चूंटियों को भी तो ख्याल करना चाहिए था ना दोस्त। यस, चूंटियों ने ख्याल नहीं किया, अब तो मर गई ना। हाँ, क्या उस कंपनी में बैठा हुआ हेड ऑफ HR ये रोल प्ले कर रहा है, या यहाँ पर हेड ऑफ HR का रोल क्या बनता है? चूंटियाँ पीपल ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे लेकर आओ? देखें, बड़ा मिसकंसेप्शन है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट एन HR सब्जेक्ट, इज अ लाइन सब्जेक्ट। ओनरशिप लाइन के पास होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो उसने रन करना है, एवेल्यूट किसने करना है? लाइन ने एवेल्यूट करके देना है। बाद में कैलिब्रेशन आपने उसी के साथ बैठ के अग्री करवानी है कि उसमें अपने
बेल कर्व में एडजस्ट कैसे करना है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लाइन का है, राइट। हाँ, लाइन वो है जो बाहर खड़ा हुआ डब्बे को हिला के आपस में अपनी टीम को भी हिला देता है। यस, राइट। HR आखिर में फंस जाता है। हाँ, वो आखिर में कहते हैं एचआर ने किया, मैंने तो तुम्हें प्रमोट कर दिया था। ये गेम स्टार्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। HR cannot do anything ideally as the best practices without the consent of the line manager who has to own this. Absolutely, yes. Performance management is a line subject, full stop. Absolutely. Last question of the day, then we'll wind up the show. Sir, कहते हैं the KPI is only a tool to measure the people's performance. कुछ लोग कहते हैं no, we have to measure the behaviors first. Functional competency comes later. वो हम बाद में measure करेंगे। कुछ कहते हैं दोनों को balance कर दो। Balance नाम की मुझे लगता है दोनों में चीज़ कोई है नहीं। So मैं just hierarchy पूछूंगा। So behaviors, functional competency and KPIs and third leadership. आप कैसे नापेंगे तोलेंगे किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस? देन वील एंड अप द शो सर। ये आपने तीन चीज़ें कर दी। मुझे समझाया कि आपने एक बिहेवियर्स के एलिमेंट की बात की, एक आपने KPI को अलग कर दिया, KPI और फंक्शन को साथ कर दिया कि फंक्शनल कैपेबिलिटी है, उसी के अंदर KPIs आप। so key performance indicator is basically how to achieve to a certain goal. सर ठीक है, राइट। तो फंक्शन में भी है और दूसरे में बिहेवियर्स में भी आएगा। अब तीसरा है लीडरशिप कॉम्पिटेंस। आप किसी भी एक इंडिविजुअल को एवेलुएट करते हैं तो ऑन तीनों में से किस लेवल पे, किस कॉम्पिटेंसी लेवल को ज्यादा रेट करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं? हमेशा अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज होती हैं उसको हमने नीचे रखा होता है, दुनिया में रखा होता है। लेकिन वो अगर 5-10-15% भी है ना, तो वो आपकी ऊपर वाली जो फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। Absolutely, yes. सो ये 15-20% मार्क्स अब अगर लूज कर गए ना तो वो 80% तो ऑटोमेटिकली हिल जाता है। जैसे कि आपने कॉम्पिटेंस वर्सेस इंटीग्रिटी का एग्जांपल दिया, कॉम्पिटेंस वर्सेस बदतमीजी का एग्जांपल दिया कि कॉम्पिटेंट तो है लेकिन भिड़ गया था, जैसे आपने एग्जांपल दिया। ओके, सो ये तीन, और इसको आप कैसे एवेल्युएट करते हैं आप अपने तजर्बे के साथ? अगेन कोई लोग 70-30 पे रख रहे होते हैं, कुछ 60-40 पे रख रहे होते हैं, कोई 80-20 पे रख रहे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल सही है, सबका ठीक है, लेकिन अगेन वेटेज देनी ज़रूरी होती है। पर्सनल डेवलपमेंट को भी वेटेज देनी है, अपने बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को भी, और टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज को भी देनी है। उसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो तो एक टूल है ना टू मेजर कि ये किस लेवल पे पहुंच रहा है, साल के आखिर में या मिड ईयर पे आ रहा है। सो आपका सवाल जो है वो मैं जो समझा हूँ अभी तक वो यही है कि परसेंटेज ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और मैं बिहेवियर बराबर नहीं हो सकता। देखें, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। उसमें जो आपको प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए हैं, गोल्स असाइन किए हैं, उसकी वेटेज डेफिनेटली ज़्यादा होगी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ लोग HSC को भी डाल देते हैं, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट को भी डालते हैं, कुछ लोग बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को भी डालते हैं। तो 10 to 20-30% इज मोर देन इनफ, राइट, क्योंकि ये 20-30% ही बहुत होती है। एब्सोल्युटली। फॉर लीडरशिप पोजीशंस हाउ डू यू रेट? फंक्शन ज्यादा होना चाहिए, बिहेवियर ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली फंक्शन होना चाहिए, लेकिन बिहेवियर इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर कि जी उसने आप राइट रॉन्ग नहीं, जस्ट मतलब मैं अगर बिहेवियर पे एवेल्युएट करना स्टार्ट कर दूं तो फंक्शन कौन करेगा? फंक्शन कौन करेगा? राइट। सो जस्ट मतलब मुझे खाली मतलब आई डोंट वांट समबडी टू बी सिटिंग एंड आई डोंट वांट समबडी टू बी सिटिंग एंड लुकिंग प्रिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डूइंग नथिंग। हाँ, ऑन द अदर हैंड काम तो करे, ठीक है, लेकिन कुछ तरीका भी होना चाहिए। जैसे कि हम लास्ट टाइम बैठे हुए थे तो उसमें क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि सर सरफराज की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, मैंने कहा बैटिंग के स्टेट्स क्या है? सो फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट द कैप्टनसी एज वेल। सो एब्सोल्युटली राइट आंसर। लास्ट मैसेज ऑफ द डे फॉर HR एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो आपको अभी सुन रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज को भी ये वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। एनी लास्ट मैसेज कि ये सारी फिलॉसफी कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि एक बेहतर पीपल विथ ग्रेट कल्चर हम अपनी कंपनी में प्रोड्यूस करें? नहीं कर सकते, स्टार्ट तो करें, शुरू तो करें, कहीं से तो शुरू करें। क्या मैसेज आप? देखिए, HR वाले का मुकाबला जो है ना अब मार्केट में एक फाइनेंस ग्रेड या अकाउंटेंट से है। बी अ बिजनेस पार्टनर, टॉक नंबर्स, एनालिटिक्स, become a real business partner, not just a hiring and firing partner. Trust me, you will get a value. बिजनेस पार्टनर में सब कुछ है। Absolutely, yes. Thank you very much आतिल साहब। थैंक यू रंजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे और बड़ा मजा आया आपके साथ। और हम चाहेंगे कि एक हमारा एक बड़ा इवेंट आने वाला है, हम आपको वहाँ पर दावत दें, आप मेहमान खुसूसी आए हमारे पास और हमारे इस इवेंट पे 4 चांद लगा दें। मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पे आज आप हैं, जिस पे आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँच रहे हैं, इट्स टाइम टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी एंड यंगस्टर्स who will replace us tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, Ranjit. Thank you very much for having me here.